अ, आज हम लोग गोविंद पारिक का तीसरा पेज शुरू करने वाले हैं। पर वो तीसरा पेज शुरू करने से पहले हम जो सेकंड पेज है वो रिवाइज़ करेंगे। आपको भी इसी पैटर्न में नया पेज पढ़ने से पहले प्रीवियस के पेजेस मतलब रिवीजन करना है। अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड पेज दोनों का साथ में करते जाएंगे तो हमारा वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर इसलिए हम लोग जो एक पेज पहले पढ़ा है ना वही रिवाइज़ करेंगे। ओके। तो स्नेह की प्रविचारणा है। स्नेह की प्रविचारणा चरक अनुसार 24 है और रसभेद के अनुसार 64 है। वाग्भट के अनुसार 64 है। काश्यप के अनुसार 20 है। स्वेदन के भेद साग्नि स्वेद चरक अनुसार 13, सुश्रुत अनुसार 4, वाग्भट अनुसार 4, काश्यप अनुसार 8, निराग्नि स्वेद चरक अनुसार 10, सुश्रुत अनुसार 8 और शिरोरोग चरक अनुसार 5, सुश्रुत अनुसार 11 और रुद्रोग चरक और सुश्रुत अनुसार 5 और 4। तो फिर जो शिरोरोग और रुद्रोग है वो चरक और मतलब चरक ने सेम ही बताया है। शिरोरोग और रुद्रोग, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और क्रुमिज। और जो सुश्रुत ने 11 बताया है शिरोरोग, वो तो हम लोग वो शालाक्य वाले पार्ट में पढ़ेंगे, उत्तर तंत्र, सुश्रुत उत्तर तंत्र वाले पार्ट में। तो वो कौन से है? वातज पित्तज कफज सन्निपातज क्षयज क्रुमि सूर्यावर्त अनंतवत अर्धाभेदक और शंकक। ठीक है। माधवकर ने 11 शिरोरोग बताए सुश्रुत के जैसे और वाग्भट ने 10 बताए हैं और 9 कपालगत रोग बताए। ओके। रुद्रोग की बात है तो जो सुश्रुत ने चरक जैसे रुद्रोग बताया है, सिर्फ सन्निपतज नहीं माना है। अभी प्रमेय पीड़िका हम इधर देखते हैं। चरक ने 7 बताई है सुश्रुत और वाग्भट ने 10 बताई है। उसमें 3 कौन से एक्स्ट्रा बताई है? मसूरिका, पुत्रिनी और विदारिका। काश्यप ने जो चरक वाली 7 बताई है और एक एक्स्ट्रा कौन सी बताई है? वो अरुणशिका है। मोहन ने 9 बताई है। तो वो जो सुश्रुत और वाग्भट जैसे ही कॉपी किया है उन्होंने, पर कौन सी नहीं बताई है? विनता नहीं बताई है। और मसूरिका के बदले दूसरा धान्य कौन सा बोला है? कुलत्थिका। ओके। अभी हाँ, शोथ के उपद्रव जो है तो वो श्लोक ही बाहर करना है। छर्दी श्वास अरुचि तृष्णा ज्वर अतिसार एवच्च शब्दों का दौर्बल्यम, ये शोथ के उपद्रव है। चरक अनुसार 7 उपद्रव है। सुश्रुत अनुसार 2 कौन से एक्स्ट्रा है? मतलब 9 है ना। 9 उपद्रव है, वो कास और हिक्का है। ओके। अभी अंतर्विद्रदि के स्थान, अंतर्विदर्दी के स्थान चरक ने 9 बताया, सुश्रुत ने 10, एक्स्ट्रा कौन सा बताया? गुदा बताया। अग्रय वर्ग चरक ने 152, अष्टांग संग्रह ने 154 और अष्टांग हृदय ने अष्टांग संग्रह वाला जो 1 है स्टार्टिंग का वो कट कर दिया और 55। कल्पना चस्सू का 5, 6, 7, कल्पना चस्सू का 5, 6, 7 कौन से 5, 6, 7? चरक सुश्रुत और काश्यप ने 5, 6 और 7 कल्पना बताई है। को शीर अभी चाहिए, कल्पना चस्सुका को शीर अभी चाहिए, तो शीर वाली कल्पना सुश्रुत एक एक्स्ट्रा बताई और अभिशव और चूर्ण वाली काश्यप ने एक्स्ट्रा बताई है। मधु के भेद, मधु के भेद कौन से हैं? चरक अनुसार भ्रामर, पौतिक, माक्षिक, शौर्य और सुश्रुत ने 4 एक्स्ट्रा कौन से बताए? चरक से दाल, अर्ध्या, उदलक, छत्र। आहार के भेद आशित, पित्त, खादित, लितर, भाव प्रकार शारंगधर ने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं। वो कौन से? चर्व्य। कुक्षी के भेद चरक ने 3 बताए हैं। 1:1:1 के रेशियो में। वाग्भट ने 4, 2:1:1 और काश्यप ने भी 4। उदावर्तक के चरक और काश्यप ने 6 प्रकार बताए हैं और सुश्रुत ने जो 13 प्रकार के अधार्मिक वेग है उनको ही कंसिडर किया, मतलब 13 + 1 अपत्य निमित्तच। और जो आर्तव काल है वो चरक ने 5 बताया है, हरित ने 7 बताया और सुश्रुत और वाग्भट ने 3 बताया। आधुनिक अनुसार तो हमें मालूम है 3 to 5 days। ओके, ये वाला हो गया। अभी शुक्र दोष 8 कौन कौन से बताए हैं? आर्तव और शुक्र दोष दोनों सेम ही है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। रक्तज वाला मतलब कौन सा? कूनपगंधी, ग्रंथि, पूति, पूय, शीन, मूत्रपुरुषगंधी। कूनपगंधी वाला रक्तज है। वातज पित्तज मतलब ग्रंथि वाला वातज, ग्रंथि वाला वातज कफज है। पूति पूय वाला पित्त कफज है और शीन वाला वात पित्तज है और मूत्रपुरुषगंधी वाला त्रिदोषज है। सो जो रक्त और द्विदोषज वाले है वो कुर्च साध्य है, एक दोषज वाले वो साध्य है और मूत्र पुरुष गंधी वाला असाध्य है। पर आर्तव दोष में अलग सिनारियो है। आर्तव दोष में जो एक दोष वाले वो साध्य और बाकी सारे बच्चे हुए असाध्य। ओके, अभी ये हुआ हमारा पेज 2 का रिवीजन। अभी पेज 3 स्टार्ट हो रहा है। पेज 3 वाले में एक्चुअली कौन सा पाठ है बताए क्या? जो संख्या शारीर वाला पाठ है ना, सुश्रुत ने जो दिया है वो थोड़ा वर्णन है इधर। कोष्ठांग, त्वचा की संख्या वगैरह, धमनी, इतना डिटेल नहीं है। और आगे आगे वाले पार्ट में जो हमारे सिरा कितनी होती है, अस्थि कितनी होती है, वो आगे आगे वाले पेजेस में आया। इधर थोड़ा सा वर्णन किया उन्होंने कोष्ठांग वगैरह। तो ठीक है। नपुंसक के भेद, तो जो सुश्रुत है ना वो नपुंसक और क्लेबी ये दोनों को अलग मानते हैं। ठीक है। बट चरक क्या बोलता है? नहीं, दोनों सेम ही है। तो चरक ने जो 4 बताए हैं
वो है नपुंसक के भी भेद और क्लैब्य के भी वही भेद है। तो कौन से चार है? बीजोपघात, ध्वजोपघात, जरासंभव और शुक्रसेन। जरासंभव मतलब वृद्धावस्था, बूढ़ेपन में जो होता है ना वो, ठीक है। तो उसमें जो बीजोपघात वाला साध्य है, ध्वजोपघात वाला असाध्य है, जरासंभव वाला भी साध्य है और शुक्रक्षयजन्य वाला असाध्य है। ऊपर मैंने मार्क किया है देखो, ध्वजोपघात और शुक्रक्षयजन्य, ये दोनों असाध्य है, बाकी के साध्य है। ओके, अभी नपुंसक के भेद सुश्रुत ने 5 माने हैं। तो वो 5 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 4 सशुक्र है और 1 अशुक्र है। तो 4 सशुक्र है ना, आसक के सौगंधी, कुंभिक, ईर्षक, ये सशुक्र वाले। और षंड, वो नारी षंड भी हो सकता है, नर षंड भी हो सकता है, वो अशुक्र वाले में आता है। ओके, और अभी क्लैब्य सुश्रुतनुसार, सुश्रुति इन दोनों को अलग मानता है। तो क्लैब्य के कौन से 6 प्रकार बताए हैं? तो इसकी ट्रिक है मानसी, सेज, मेस। ओके, मानसी मतलब मानसिक, अंतर में SAYS, सेज है ना, सेज, मानसी, सेज, मेस। सो एस वाला शुक्र क्षयजन्य, ए वाला अतिमैथुनजन्य, फिर से एस वाला शुक्रवेद अवरोधजन्य, और मेस मतलब मेंढ्र रोगजन्य, और एस मतलब सहज। ठीक है, मतलब मानसिक, शुक्रक्षयजन्य, अतिमैथुनजन्य, शुक्रवेग अवरोधजन्य, मेंढ्र रोगजन्य और सहज, ये है। ठीक है, जो मेंढ्र रोग और सहज मतलब जो मेस वाला पार्ट है, ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों असाध्य है। ओके, मेंढ्र रोग वाला क्यों असाध्य पकड़ते हैं? बिकॉज जो विटप मर्म छेद है, मतलब मर्म को इंजरी हुई है, तो ऑफकोर्स असाध्य होगा। और सहज वाला मतलब जो पहले से ही है हमारे बॉडी में, हमने लेटर डेवलप नहीं किया है। तो जो जन्मजात या सहज होते हैं व्याधि, वो मोस्टली असाध्य ही होते हैं, हम लोग देख सकते हैं। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल वृद्धिकर भाव, शरीर वृद्धिकर भाव और आहार परिणामकर भाव। तो बल वृद्धिकर भाव कौन से है? 13 है। शरीर वृद्धिकर भाव कौन से? 4 है। चरक ने बताया कितने? 4 बताए। और वाग्भट कितने बोलते हैं? 17। तो फिर जो 4 कौन से चरक ने बताए हैं? तो वो है, उसकी ट्रिक है आकाश। तो आकाश में आहार, सौष्ठव, कालयोग, अभिघात और स्वभाव संसिद्धि। स्वभाव संसिद्धि का ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये बल वृद्धिकर है कि शरीर वृद्धिकर है। तो हम तो सोचेंगे यार शरीर वृद्धिकर में आकाश ट्रिक पड़ी है ना, तो वो लिख देंगे, पर नहीं, वो बल वृद्धिकर और शरीर वृद्धिकर दोनों है। स्वभाव संसिद्धि दोनों में आता है उसका वर्णन। ठीक है, अभी आहार परिणाम कर भाव, तो इसका तो 6 संख्या हमें बताया है, चरक ने बताई है। तो ये कौन कौन से है और कौन कौन सा भाव क्या क्या कार्य करता है, तो ये एक श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है। तो बेटर है कि आप श्लोक ही ऐड करो। तो फिर हाँ, और इधर ब्रैकेट में क्या दिया है कि अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन नहीं किया है, ये जस्ट याद रखो। तो अभी आहार परिणाम कर भाव कौन से है? आहार परिणाम करस्तु इमे भावे भवन्ति तदेता उष्मा पचति, वायु अपकर्षयति, क्लेदः शैथिल्य आपाजयन्ति, स्नेहो मार्दम जनयति, कालः पर्याप्तिम अभिनिवर्तयति, संयोगः तेषां परिणाम धातु साम्यकर संपद्यते। तो इसमें जो 6 भाव है ना, वो भी दिए और उनके कार्य भी दिए हैं। ओके, तो ये समझ आ गया। अभी कोष्ठंग, अभी कोष्ठंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये संख्या शरीर वाला पार्ट है, मतलब अपना जो एनाटॉमी वाला पार्ट है ना, रचना शरीर में आता है इसका वर्णन, और सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो अभी कोष्ठंग चरक ने कितने बताए हैं? 15 बताए हैं। और सुश्रुत ने कितने बताए? 8 बताए हैं। वाग्भट ने भी 8 बताए हैं। काश्यप ने 13 बताए हैं। मतलब सुश्रुत और जो वाग्भट है उनको फॉलो नहीं किया उन्होंने। काश्यप ने थोड़ा सा नियर बाय, चरक के नियर बाय बताया है। ओके, तो फिर जो चरक ने 15 बताया है उसमें फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है उन्होंने। ठीक है, फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है, बिकॉज हम लोग दोनों पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाता है यार, चरक ने माना था फुफ्फुस को या सुश्रुत ने माना था, और क्वेश्चन भी उसी कन्फ्यूजिंग वाले पॉइंट पे आता है। ठीक है, अभी चरक ने कौन कौन से 15 बताए हैं, वो तो बाय हार्ट रहने ही चाहिए हमें। ठीक है, तो अभी इसको पैर्स में याद रखो। 15 कोष्ठांग हमारे जो त्रिमर्म है ना, उनको पकड़ सकते हैं, हृदय, नाभि, बस्ती। ठीक है, बाद में जो हमारा अभी गट के जो ऑर्गन्स है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स है, उसको पकड़ेंगे। पहले क्या आता है, मेन ऑर्गन कौन सा आता है? आप लोग क्वाड्रेंट वाइज भी देख सकते हैं इसको कि यकृत और प्लीहा, लिवर, स्प्लीन साथ साथ में आते हैं। ठीक है, यकृत और प्लीहा। बाद में बीच में के किसमें क्या आता है? क्लोम, क्लोम आता है, मतलब हमारा पैनक्रियास को पकड़ते हैं हम लोग, क्लोम। बाद में वृक्क मतलब 2 किडनी, और वपावहना मतलब ओमेंटम, मतलब पहली कौन सी पैर हुई? हृदय, नाभि और बस्ती। ठीक है, पहली कौन सी पैर हुई? हृदय, नाभि और बस्ती। बाद में यकृत, प्लीहा, बाद में क्लोम, वृक्क, वपावहनम। बाद में अभी सीक्वेंस से याद रखना, आमाशय, पक्वाशय, शुद्रांत्र, स्थूलांत्र, उत्तरगुद, अधरगुद और पुरुषधार। ये सीक्वेंस में याद रखना है। आमाशय, पक्वाशय, शुद्रांत्र, स्थूलांत्र, उत्तरगुदन, अधरगुदन, पुरुषधार। ओके,
ठीक है, अभी सुश्रुत जी ने कौन से 8 कोष्ठांग बताए हैं, तो वो कैसे याद रखेंगे, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस। फुफ्फुस सुश्रुत ने कोष्ठांग माना है पर चरक ने फुफ्फुस को नहीं माना है, तो मतलब ये हमारी जो रेस्पिरेटरी कैविटी है, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी को छोड़ के भी फुफ्फुस और हृदय ये अपने रेस्पिरेटरी कैविटी में आते हैं ना, रिब्स के अंदर सभी आता है। तो फिर ये हृदय, उंडुक और फुफ्फुस ये तीनों पैर में याद रखो। बाद में तो ईजी है, आम स्थान, पक्व स्थान। अभी इसको आमाशय पक्वाशय क्यों नहीं हम लोग बोल सकते, बिकॉज सुश्रुत ने आशय का अलग से वर्णन किया है, ठीक है, इसलिए इसको आशय नहीं बोलते हम। आम स्थान, पक्व स्थान, मूत्र स्थान, अग्नि स्थान और रक्त स्थान, ठीक है, इसको याद रखो। अभी काश्यप का 13 नंबर याद रखो, बाकी वो कौन कौन से हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो चरक और सुश्रुत का ही पूछते हैं। हाँ, अभी आशय जो है ना, आशय सुश्रुत ने 7 आशय बताए हैं, स्त्रियों में 8, बिकॉज स्त्रियों में गर्भाशय जो रिप्रोडक्टिव कैविटी है ना, यूटेरस, वो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, गर्भाशय, तो वो एक एक्स्ट्रा स्त्रियों में बताया। बाकी तो वैसे जनरली मेंस में 7 ही आशय होते हैं। तो अभी ये 7 आशय कौन से हैं, तो अपने कौन से याद रखेंगे, हाँ, काश्यप भी 7 ही आशय बोलते हैं। तो पहले सुश्रुत के आशय देखते हैं हम लोग, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। अभी इधर आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय नहीं, गर्भाशय ये अलग है, ठीक है, गर्भाशय को छोड़ देंगे तो 7 बचते, मतलब काउंट करो ना, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, और स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा गर्भाशय। अभी ये AIPGT 2024 में क्वेश्चन आया था, काश्यप ने कौन सा आशय अलग वर्णन किया है, या फिर कृमि आशय का वर्णन किसी ने किया है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, तो फिर वो काश्यप का याद रखना है। और शारंगधर ने स्तन्य आशय वाला बोला था, ओके, ये दोनों आ सकते हैं, बिकॉज जनरली सुश्रुत के आशय तो सब याद रखते हैं, ये वाले पॉइंट्स कोई याद नहीं रखता है या फिर छूट जाता है हमसे कभी कभार, ठीक है। अभी त्वचा के भेद, त्वचा के भेद चरक ने 6 बताए हैं और सुश्रुत ने 7 बताए हैं, ओके। तो ये त्वचा के भेद कौन कौन से हैं, कौन से अलग भेद बताए हैं, या फिर कौन से त्वचा में किस व्याधि का अधिष्ठान है, किस स्किन डिसीज का अधिष्ठान है, ये गोविंद पारिक के आगे के पेजेस में भी आएगा, तो उधर हम लोग देखेंगे। अभी धमनी, धमनी में बहुत डिफरेंस है कि धमनी चरक ने 200 बताई है, सुश्रुत ने डायरेक्ट 24 धमनी बताई है, ओके। हाँ, और जो ये त्वचा के भेद वाला है ना, उसके जो बाकी आचार्य ने वर्णन किए हैं ना, उसका आपको याद रखना है, नंबर तो रख सकते हो या फिर रहने दो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मतलब चरक और सुश्रुत अनुसार ही त्वचा पूछते हैं, और संख्या तो इतना पूछते ही नहीं है, मतलब कौन सी त्वचा में कौन सा व्याधि का अधिष्ठान है यही आता है मोस्टली। हाँ, हमारे मॉडर्न अनुसार 7 स्किन के लेयर्स है ना, ये तो हमें पता ही है। डर्मिस, डर्मिस के ऊपर वाला एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस ऐसे है। फिर एपिडर्मिस के भी और फर्दर स्ट्रैटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोजम, जर्मिनेटिवम, वो वैसा है। डर्मिस में भी फिर, हाइपोडर्मिस में भी फिर सबक्यूटेनियस, फैट, ऐसा बहुत कुछ है, वो डिटेल में मॉडर्न वाले सेक्शन में पढ़ लेना, ठीक है। अभी कुष्ठ, अभी कुष्ठ की संख्या पे तो कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बिकॉज कुष्ठ में पूछने के लिए बहुत कुछ है कि कौन से कुष्ठ के क्या क्या लक्षण हैं, फिर संख्या पे तो आता नहीं है, पर फिर भी जस्ट एक मालूम रहना चाहिए। तो फिर कुष्ठ के 7 भेद मतलब महाकुष्ठ, और 18 भेद मतलब महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ को पकड़ के। अभी कुष्ठ के जो असंख्य भेद है वो चरक निदान स्थान में बताए हैं, मतलब स्किन डिसीजेस। कुष्ठ मतलब हम लोग डायरेक्ट लेप्रेसी को नहीं पकड़ सकते, कुष्ठ मतलब जनरली सारे स्किन डिसीजेस, इनको कुष्ठ के अंदर हम लोग पकड़ते हैं। तो चरक निदान में उन्होंने बोला ही है कि असाध्य है, मतलब स्किन डिसीजेस कभी कभी इन जो कुष्ठ के 18 प्रकार दिए हैं उसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते हम लोग, उससे भी छोड़ के बहुत सारे स्किन डिसीज रहते हैं। मतलब स्किन का जितना, मतलब डिसीज का जितना भी नॉलेज लेंगे उतना कम है, बिकॉज असंख्य टाइप्स है, डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते हम लोग इंडिविजुअल टाइप, पर मेजरली जो 18 टाइप्स जो देखे जाते हैं वो वर्णन किया है आचार्य ने, ओके। सुश्रुत जी ने भी सेम कुष्ठ के टाइप्स बताए हैं। सिर्फ जो धातुगत कुष्ठ है ना वो उन्होंने अलग मेंशन किया है, तो उनके लक्षण सुश्रुत में एक्स्ट्रा एक पढ़ने होते हैं। अभी भेल का कुछ अलग ही सीन चले, उसने 18 तो बोला है पर 9 साध्य और 9 असाध्य ऐसे भेद उन्होंने किए। ये जस्ट इतना याद रखो, कौन कौन से है वो याद नहीं रखने, ठीक है। और जो कुष्ठ के महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ के टाइप्स चरक और सुश्रुत ने कौन कौन से अलग बताए हैं वो भी हम लोग गोविंद पारिक के आगे वाले पेज में देखेंगे, ओके। अभी उन्माद, इस पे भी क्वेश्चन आया था AIPGT 2021 में कि सुश्रुत ने
चरक से कौन से मतलब चरक के कंपैरिजन में कौन से उन्माद अलग बताए हैं। अभी चरक का उन्माद मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता रहेगा, जिन्होंने यूजी भी पास किया उनको भी पता रहेगा कि यार उन्माद के तो कितने टाइप से, 5 टाइप से, वातज पित्तज कफज सन्निपतज और आगंतुज उन्माद, या फिर भूतोन्माद उसके अंदर ही आता है आगंतुज उन्माद में, ठीक है। और अपस्मार वाले में ये नहीं होता है, आगंतुज वाला प्रकार नहीं होता, ये किसी को भी पता रहेगा। सुश्रुत के मालूम नहीं रहते बहुत बार, तो सुश्रुत के कितने हैं, उन्माद के 6 प्रकार बताए हैं सुश्रुत ने, माधव जी ने भी 6 ही बताए हैं। तो अभी सुश्रुत ने जो 6 बताई है उसमें चरक उक्त 4 इंक्लूड किए, ठीक है। मतलब आगंतुज के बदले उन्होंने क्या बताए हैं, 2 अलग अलग प्रकार, विषज और मानस उन्माद, ठीक है। तो ये भी हम आगंतुज हेतु में भी पकड़ सकते हो ना, कि किसी के आपने भारी कॉज ने अगर विष मिक्स किया या फिर मेंटल ट्रॉमा वगैरह हुआ तो ये तो आगंतुज हेतु ही हुए ना। तो फिर विषज और मानस उन्माद सुश्रुत ने अलग बताए हैं, ओके। अभी शोथ, चरक ने जो शोध बताया है वो एक्चुअली जो 18th वाला अध्याय ना, त्रिशोथीय अध्याय, उसमें 3 शोध बताए हैं ना, 18th नहीं सॉरी 19th अध्याय, उसमें त्रिशोथीय अध्याय में 3 प्रकार के शोध बताए हैं। और जो 2 प्रकार के शोध है वो तो निज और आगंतुज है चरक के। सुश्रुत ने 2, 5 और 6 बताए हैं, थोड़े से अलग है। और वाग्भट ने 3 और 9 बताया है। ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 9 किसने बताया है प्रकार। तो माधव निधन में भी 9 बताए हैं और वाग्भट ने भी 9 प्रकार भी इंक्लूड किए, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हाँ शोध के तो इतने ही प्रकार है, निज और आगंतुज ही बहुत जनों को बता रहते हैं। 9 वाले वाग्भट ने बताए हैं और माधवकार ने भी 9 बताए हैं, ओके। अभी ग्रंथि के भेद, तो ये ग्रंथि वाला, हाँ अभी इधर से जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, वो थोड़ा सा सुश्रुत वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ओके। अभी चरक ने कितने ग्रंथि के टाइप्स बताए हैं, 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए हैं और वाग्भट ने 9 बताए हैं, ठीक है। अभी ग्रंथि में ना सन्निपतज टाइप नहीं होता है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से इसके सन्निपतज टाइप नहीं होते। अर्बुद में भी आएगा सन्निपतज टाइप नहीं होता है, तो वो भी याद रखना है। तो हम लोग कभी कभी एकदम फास्ट बोल देते कि हाँ यार सन्निपतज टाइप तो रहेगा ही ना, पर नहीं है, ग्रंथि में सन्निपतज टाइप नहीं। और इसके ऊपर प्रीवियस में क्वेश्चन भी आया है, ओके ठीक है। अभी चरक ने कौन कौन से 6 ग्रंथि बताए हैं, वातज पित्तज कफज, सन्निपतज है क्या, नहीं सन्निपतज नहीं है। कौन से है फिर, SMM, सीरामांसज और मेदज। और सुश्रुत ने कौन से बताए हैं, मांस वाला कट किया और मेद वाला कंसिडर किया, मतलब मांस को छोड़ के बाकी सेम चरक जैसे बताए हैं। वाग्भट के थोड़े से अलग हैं अभी, ठीक है, 9 बताए हैं उन्होंने। तो मोस्टली कंपैरेटिव स्टडी में ना वाग्भट सुश्रुत नहीं, वाग्भट चरक को कॉपी करता ही है, मतलब जो वाग्भट का रहेगा ना वही चरक का ही रहता है, मोस्टली इधर सेम देखने को मिलता है। तो फिर चरक को तो 6 कंसिडर किए और 3 कौन से एक्स्ट्रा बताए हैं, अष्टीज, व्रणज और रक्तज, ओके। हाँ, और एक और पॉइंट इधर रह गया था कि वाग्भट ने डिम्ब को कोष्ठांग में कंसिडर किया, जस्ट 1 लाइनर के लिए याद रखो। हाँ ये देखो, मैं त्वचा का बात कर रही थी ना कि आगे आएगा त्वचा का वर्णन, तो हम लोग इसमें भी इसको पकड़ सकते हैं। आई मीन इधर पढ़ेंगे तो उधर फिर स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, त्वचा की जो टोटल थिकनेस होती है ना 3.5 व्रीहि। व्रीहि मतलब क्या होता है, हमारा जो राइस होता है ना, राइस भात, चावल के दाने को व्रीहि बोलते हैं। तो 3.5 व्रीहि के जितनी टोटल त्वचा की थिकनेस होती है, मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं होती है त्वचा, ठीक है। तो चरक ने त्वचा कौन कौन सी बोली है, हाँ मैंने बोला था ना कि चरक ने 6 बताए हैं प्रकार, तो कौन कौन से, तो पहली वाली उदक धरा है, दूसरी वाली अश्रुक धरा है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि पहली वाली उदक धरा ही है, तो रस मतलब रस जो रहता है उसमें मोस्टली जलीय अंश ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसको उदक धरा पकड़ सकते हैं। और हमारा सेकेंड धातु जो रहता है, मतलब फर्स्ट धातु रस रहता है ना, तो उसमें जलीय अंश ज़्यादा रहता है, तो वो उदक धरा में आएगा, ठीक है। द्वितीय वाले में मतलब जो रक्त धातु रहता है उसको तो अश्रुक धारा ही पकड़ सकते हैं। सीक्वेंसिंग के लिए आते हैं बहुत बार क्वेश्चन, इसलिए कौन सी त्वचा को क्या बोलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी AIPGT 2025 में क्वेश्चन आया था कि कला जो है हमारे वो सीक्वेंस में बताओ, मांसधरा ये वो ऐसा, तो फिर इसमें भी आ सकता है। तो प्रथम वाली उदक धरा है, दूसरी वाली अश्रुक धरा है। अभी सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, तो अभी ना इसमें सेकेंड, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है ना, उसमें थर्ड वाले में सिद्धम और किलास का अधिष्ठान है, चतुर्थ वाले में दद्रु और कुष्ठ का अधिष्ठान है, और पंच वाले में मतलब फिफ्थ वाले में
तो हम लोग ये कैसे याद रखेंगे, जो हमारी प्रमेय पीढ़िका है वो भी सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रमेय पीढ़िका 5th वाली कौन सी है, बोलो आप, प्रमेय पीढ़िका कौन सी है? शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपिका, अलजी। अलजी है, ठीक है। फिर अलजी इधर पकड़ा 5th वाले में, अलजी के बाद में कौन सी है? विनता और विद्रदी है। ठीक है, तो अलजी विनता को कट कर दो और विद्रदी पकड़ो, मतलब 5th वाले में कौन से? अलजी और विद्रदी। ठीक है, ये जस्ट याद रखने के लिए कि हम लोग को डायरेक्ट ऐसे बीच में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि हाँ 5th वाले में कौन से वैदिक अधिष्ठान है, फिर आया तो 3rd और 4th का सबको याद रह जाता है। अभी 6th वाला में क्या होता है कि छिन्नायाम तू, ऐसे मतलब श्लोक, इधर मैंने ये कीवर्ड लिखा है, तो फिर ये कीवर्ड क्यों याद रखना है? अगर 6th वाली त्वचा तक मार गया, मतलब ये त्वचा अगर कट गई छिन्नायाम तू, तो फिर क्या होगा? तम प्रवेश होगा और स्थूल मूल की पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी। ठीक है, हाँ। अब ये चरक का जो त्वचा वाला रेफरेंस है ना, उसको हम लोग थोड़ा एक साइड में, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं भी कंसिडर करेंगे ना फिर भी चलेगा, पर सुश्रुत वाला त्वचा का रेफरेंस पता ही रहना चाहिए कंपलसरी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो प्रथम त्वचा कौन सी है? अवभासिनी। अभी ये जब आप सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो नंबरिंग भी अपने आप आपको सीक्वेंस में याद रह जाएगी। ठीक है, तो फिर आपने अगर सीक्वेंसिंग उल्टा पुल्टा किया तो फिर नंबरिंग का भी पूरा ये हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, और उधर ऑप्शन में आप रॉन्ग मार्क करके आओगे, बिकॉज ऑप्शन ऐसे नहीं देंगे वो लोग कि हाँ 1:18 है तो 1:17 देंगे, ऐसे नहीं। जो बाकी के त्वचा के जो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि 1:18 भी रहेगा, 1:16 भी रहेगा, 1:12 भी रहेगा, तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस में याद रखो। और मैंने जैसे बोला था कि सीक्वेंसिंग के लिए भी पूछते हैं वो लोग कि फर्स्ट त्वचा कौन सी है, सेकेंड त्वचा कौन सी है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। प्रथम वाली कौन सी है? अवभासिनी। दूसरी वाली कौन सी है? लोहिता। तृतीय श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा। लास्ट वाली मांसधरा है। ओके, अभी कंफ्यूज नहीं होना है इधर कि हाँ मांस तो हमारा 3rd धातु है तो 3rd त्वचा मांसधरा होगी, नहीं, वैसा बिल्कुल मत सोचो। ओके, अभी अवभासिनी की थिकनेस क्या है? अब ये थिकनेस भी सीक्वेंस में ही याद रखनी है। 1/18, 1/16, मतलब हमारे जो इवन नंबर्स है ना वो याद रखो, 18, 16, 12, 8। अभी 12 का डायरेक्ट 8 हो गया, हम लोग सोचेंगे कि 10 आएगा, नहीं, इधर हम लोग 6 दो में ड्रॉप कंसिडर कर रहे थे ना। देखो 1:18, 1:16, ठीक है, 16, 17, 18 2 से कम हुआ। अभी 16 हम लोग इधर सोचेंगे कि 14 आएगा, पर नहीं, 13, 14, 15, 16 4 से कम हुआ, और इधर भी 8, 9, 10, 11, 12 इधर भी 4 से कम हुआ, मतलब 1:18 2 से कम हुआ 16, 4 से कम हुआ 12, 4 से फिर से कम हुआ 8, और अभी फिर डायरेक्ट 1/5। ओके, और 6th और 7th, 6th वाला 1 व्रीहि, 7th वाला 2 व्रीहि। ठीक है, याद रहेगा, ऐसे बहुत सिंपल है ये। अभी फर्स्ट वाले में क्या होगा? सर्ववर्ण और छाया की प्रकाशक, मतलब ये त्वचा है जो दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जो हमारा वर्ण रहेगा वो प्रकाश करेगी, मतलब जो हमारा वर्ण रहेगा, गौर वर्ण रहेगा, कृष्ण वर्ण रहेगा, श्याम वर्ण रहेगा, तो वो ये त्वचा डिस्प्ले करेगी कि हाँ ये पर्सन कौन सा है, फेड स्किन है या फिर सांवला है, डार्क स्किन टोन है, वॉटेवर। और इसमें कौन कौन से व्याधि का अधिष्ठान है? सिद्धम पद्म कंटक, सिद्धम पद्म कंटक, सिद्धम पद्म कंटक। इसको कैसे याद रखेंगे? सिद्धू ने पगड़ी पहनी है और उसके पगड़ी पे ऊपर कांटे हैं, ऐसा याद रखो। ठीक है, और बाद में सेकंड वाले में तिल कालक न्यच्छ व्यंग, मतलब जो हमारे फेस पे आते हैं ना कि हाँ बहुत लोगों के फेस पे तिल कालक रहते हैं, न्यच्छ रहते हैं, व्यंग रहते हैं, तिल तिल रहते हैं ना, वो इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और तृतीय में चर्मदल, अज्जगल्ली और मशक, तृतीय वाला, ये याद रखो। अभी चतुर्थ और पंच में कुष्ठ कॉमन है। ओके, ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ 4th में था या 5th में था या फिर दोनों में था, ऐसा भी ऑप्शन रहेगा, तो 4th और 5th दोनों में कुष्ठ है, ये कंपैरेटिव ऐसा याद रखना है आपको। चतुर्थ में विविध किलास और कुष्ठ, और पंच में विसर्प अलग है, मतलब चतुर्थ में किलास अलग है और पंच में विसर्प अलग है। ठीक है, मतलब पंच में आपको याद ऐसा याद रख सकते हो कि सर्प वेद पढ़ रहा था और उसको कुष्ठ हो गया, ऐसा कुछ भी आप ट्रिक बना के याद रखो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 6th में क्या है? ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड। तो जो हमारे सुश्रुत वाले जो विकार है ना, फेमस वाले कि ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड, ये एक्सक्लूसिवली सुश्रुत की स्पेशलिटी है। मैंने चरक बोला था पहले शायद, नहीं, सुश्रुत की स्पेशलिटी है ये।
तो फिर इनको याद रखना है इसमें 6th वाले में। और 7th वाला तो बहुत ईजी है। मांसाधारा में अपने जो गुदा के रिलेटेड आते हैं ना कि हाँ भगंदर हुआ, अर्श हुआ, विद्रदी हुआ, एनोरेक्टल एब्सेस जिसको पकड़ सकती है, ये एनोरेक्टल के पास जो होते हैं उनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और एंड में देखो पॉइंट दिया है कि कुष्ठ में वेदिनी, कुष्ठ किधर रहता है, वेदिनी और ताम्रा में, ये तो याद रखना ही है, ठीक है। थैंक यू।